Good morning, students. I hope you are good and healthy. Welcome to the daily current affair and read classes with Siddhi Priksha. I hope I am audible. Yes, I am. So, आई होप कि कल की क्लास काफी अच्छी थी क्योंकि कल हमने क्वेश्चंस को कुछ ज्यादा ही परफॉर्म किया था। 4 से 5 क्वेश्चंस को लेके चले थे हम, ठीक है। उसने हमें क्या प्रोवाइड करवाया था, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाया था। और उसी लाइंस पे आज भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस के साथ कुछ सॉल्यूशंस को लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस की क्वांटिटी अगेन कुछ ज्यादा रहेगी क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे तो क्वेश्चन सोल्व करना ही आना चाहिए, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट अभी 2024 में रिलीज हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किसने पब्लिश किया है साथ के साथ हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि UNGA जो कि क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को क्या किया है, इलेक्ट किया। अब ये क्या करता है ना, ये 2 साल का टेन्योर होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का। अब कौन सी वो 5 कंट्रीज है जिन्होंने अभी नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए गए हैं, किन्होंने इलेक्ट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। उसको देखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके पास आता है 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड। अब ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, आंसर देते रहिए, ठीक है। अब 2019 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। अब इस साल 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको दिया है फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए। किसके लिए दिया है, हेल्थी प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन के लिए। 10 सेकंड आपके पास है, इतना मैं पेन चूज कर लूं। आप बताइए मुझे कि क्या आंसर इसका है। सो ऑल दोस्त जिन्होंने सही आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने सही आंसर नहीं दिया तो देख लीजिए कि 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए को। ये क्या है, निमहंस बेंगलुरु का। अब ये क्या है, ये है एक नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको मिला है अवार्ड। इतना ही आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2019 में। इसके साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो दूसरा क्वेश्चन एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दर ए सलाम पोर्ट अभी न्यूज में आया है। न्यूज में क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूं, बट आपको बताना है ये पोर्ट कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। 4 कंट्रीज ऑप्शन दिए हैं। अब यहां से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहां से बनेगा एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और जब भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें से जो भी कंट्री आंसर होगी हम उसको देखेंगे। अब वो पोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं सीधा क्वेश्चन, अगर पोर्ट से रिलेटेड आया तो वो क्वेश्चन यही रिलेटेड आएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, अभी क्या हुआ है, अडानी ग्रुप ने बात करी है जाके उस कंट्री से कि हमें ये पोर्ट लीज पे चाहिए 30 साल के लिए। ये थी न्यूज में बात, ठीक है। अब अगर पोर्ट पे क्वेश्चन आया तो वो यही आएगा, पोर्ट पे क्वेश्चन नहीं आया तो उस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज, मैरीन बाउंड्रिंग कंट्रीज पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी है। अब उसको भी लेंगे हम, बट राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। सो लीबिया नहीं है यहां पे, आंसर जो है तंजानिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। तंजानिया बिल्कुल सही आंसर है। ये पोर्ट कहां पे प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है। मैप पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पोर्ट कहां पे प्रेजेंट है। सबसे पहले तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाने वाली ये कंट्री है तंजानिया। ग्रीन ग्रीन आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो ये आती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहां पे इस कंट्री से इक्वेटर पास नहीं करता, इक्वेटर इससे ऊपर से पास कर रहा है, ठीक है। सो ये इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। सो तंजानिया आती है यहां पे। अब तंजानिया की जो बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं उनको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं कि ये पोर्ट कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि यहां पे बिल्कुल ही तंजानिया के ईस्ट में, बिल्कुल ही तंजानिया के ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, ये पोर्ट है। यहां पे है दर ए सलाम, क्योंकि तंजानिया के जो ईस्ट है ना उसमें क्या है, इंडियन ओशन प्रेजेंट है, और बिल्कुल इंडियन ओशन के यहां पे क्या है, ये पोर्ट सिचुएटेड है, राइट। लोकेशन आप देख चुके हैं, याद कर चुके हैं, ठीक है। आप चलते हैं तंजानिया के ऊपर। तंजानिया की देख लेते हैं वाटर बॉडीज कौन सी है तंजानिया के आसपास। सो तंजानिया के नॉर्थ में पड़ती है लेक विक्टोरिया। तंजानिया के नॉर्थ में कौन सी है, लेक विक्टोरिया, इसको आप याद रखिए। तंजानिया के जो वेस्ट पे है, वेस्ट पे कौन सी है, यहां पे भी लेक तंगयाइका, ठीक है। सो लेक तंगयाइका इसके कहां पे, वेस्ट पे है। और अगर मैं बात करूं साउथ में, तो साउथ में लेक है यहां पे, लेक न्यासा। साउथ में क्या है, लेक न्यासा। सो आप देख पा रहे हो 3 लेक है इसके यहां पे, और साथ के साथ में इसके ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है। ये है इसकी इंपॉर्टेंट वाटर सराउंडिंग्स बॉडीज है, किसकी, तंजानिया की। अब देख लेते हैं तंजानिया के बॉर्डर्स के बारे में। अब तंजानिया के बॉर्डर की बात करी जाए तो तंजानिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हर एक कंट्रीज को कैसे याद रखे, सो इसके लिए मैं एक निमोनिक्स लेके आया हूं, RCB। सबसे पहले लिख लीजिए RCB, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस निमोनिक्स का मतलब क्या है। RCB IPL की टीम है, सबको पता होगा, इसके बारे में तो पता होगा, विराट कोहली इसके कैप्टन है, ठीक है। अब RCB है एक IPL की टीम,
इससे कंट्रीज के नाम कौन से होंगे? आर से हो जाएगा रवांडा, सी से हो जाएगा कोंगो, बी से हो जाएगा बुरुंडी। सो ये 3 कंट्रीज आपकी याद होगी। टोटल 7 कंट्रीज है, 3 आप याद कर चुके हो, 4 कंट्रीज रहती है। चारों के लिए एक और न्यूमोनिक है, वो है मुज़ेक। अब आप बोलोगे मुज़ेक क्या है? सो मुज़ेक, अगर आप कभी भी स्टोर्स में गए होंगे या फिर आपने एलिवेटर्स यूज की होगी, सो एक बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनने को मिलता होगा स्टोर्स में, एक ट्यून सी होती है। सो ये एक अमेरिकन बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि आपको एलिवेटर्स में या फिर स्टोर्स में मिलता है, सुनने को मिलता है, ठीक है। अब उसको हम बोलते हैं मुजुक। तो यहां से आप याद रख सकते हो। अब अगर कंट्री की बात करूं, सो एम के ऊपर लगा दो ऐसे स्क्वायर, सो आर से भी मुजुक स्क्वायर, ठीक है। सो मुजुक स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि 2 कंट्रीज है जिसके नाम एम से स्टार्ट होते हैं और दोनों के दोनों कहां पे हैं? जिम्बाब्वे के साउथ में है। एक है मोजाम्बिक्यू, दूसरी है मलावी। सो मोजाम्बिक्यू मलावी हो गए। यू से हो जाता है हमारे पास युगांडा, जेड से हमारे पास हो जाता है जैम्बिया, ए से कोई भी कंट्री नहीं है, बट के से हो जाता है हमारे पास केन्या। तो आई होप आपको इस न्यूमोनिक से इसकी नेबरिंग कंट्रीज हो चुकी हैं याद, राइट। अब दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आरसीबी, आरसीबी का मतलब क्या है? रवांडा, कोंगो, बुरुंडी। एम से जो 2 कंट्रीज आ रही है, दोनों के दोनों साउथ में है। कौन सी है वो? मोजाम्बिक्यू और मलावी। और यू से हो जाती है युगांडा, जेड से हो जाती है हमारे पास कौन सी कंट्री हो जाती है? जेड से हो जाती है जाम्बिया, ए से कोई नहीं और के से हो जाती है केन्या। सो ये है इसकी नेबरिंग कंट्रीज, याद रखना आप इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसकी कैपिटल पे। सो कैपिटल कौन सी है जाम्बिया की? तंजानिया की कैपिटल है दोलोमा। क्या कैपिटल है? दोदोमा, ठीक है। सो दोदोमा है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। सो ये 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाता है खत्म। और इस टॉपिक को हम कर चुके हैं इन डिटेल में, ठीक है। अब अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर रिवर्स की बात करूं, सो यहां से व्हाइट नील, अब नील क्या लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। सो नील रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है व्हाइट नील, वो क्या करती है? यहां से पास करती है तंजानिया से। दूसरी रिवर की बात करूं, सो सबसे डीपेस्ट रिवर, मैं बोलूं तो पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट रिवर कोंगो रिवर भी क्या करती है? यहां से पास करती है। उसके बाद रूफिजी लगा लो। सो ये सारी 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो किससे एसोसिएट करती है? तंजानिया से एसोसिएट करती है। और अभी मैं बात करूं तो माउंटेन की बात करूं, सो पूरे अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंटेन तंजानिया के अंदर ही है। और उस माउंटेन का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो उस माउंटेन का क्या है? नाम है। इसको याद रखना आप। और ये क्या है? एक डोरमेंट वोल्केनो वाला माउंटेन है, कि मतलब यहां से किसी टाइम में क्या होती थी? वोल्केनो भी इरिप्ट आउट होता था इस माउंटेन की पीक से, राइट। सो इन बातों को याद रखना। और यहां से हमारा तंजानिया का टॉपिक क्या हो चुका है? खत्म। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड मिल्क डे किस डे पे सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। 10 सेकंड है, सोचिए। इतना मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी स्टोरी मिल्क से रिलेटेड। इंडिया में यूपी इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपिटल। मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है सबसे ज्यादा? बिहार है। अब इंडिया के अंदर जो, अब बिहार से आप ये याद भी रखना कि बिहार एक हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट तो है ही है, वहां पे दुधवा नेशनल पार्क भी होता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। दूसरा, मिल्क को एक हाई अप्रोच तक लेके जाने के लिए एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। सो एग्जाम में अगर पूछा कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, सो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था मिल्क की वजह से, ठीक है। तीसरी बात, उस व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? सो विर्गिस कुरियन इज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, या फिर इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। यहां से उठ के आ जाते हैं हम यहां पे। अब वर्ल्ड मिल्क डे जो कि एस्टैब्लिश किया गया था बाय द FAO, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला था कि हर साल 1 जून को हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे क्या? वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। साथ के साथ मैंने बता दिया व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के बारे में भी, इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क कहां पे होता है उसके बारे में, और साथ के साथ उस स्टेट का जो एक नेशनल पार्क है उसके बारे में भी। और यहां से हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। और ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए, साथ के साथ मेरी बात सुनते रहिए, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम है बिमरिन, मतलब बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क। ये है इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है PhD स्टूडेंट्स के लिए, PhD मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब इस इनिशिएटिव के द्वारा उन PhD मेडिकल स्टूडेंट्स को इंडियन 1 मिलियन, मतलब इंडिया के हिसाब से लगाए तो 1 मिलियन पैसे उनको दिए जाएंगे। साथ के साथ में 6 से लेके 12 महीनों तक इंडियन लैब्स उनको यूज करने का मौका दिया जाएगा। पर ये मौका उन्हीं को मिलेगा जो कि कंट्रीज बिम्स्टेक की मेंबर्स हैं। अब बिम्स्टेक में आती है 7 कंट्रीज,
ठीक है। अब बिम्स्टेक की कंट्रीज को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था। सो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से, कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA। और वर्ल्ड मतलब अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन सी थी? बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। सो इसको किसने लॉन्च किया है? MEA, जो कि क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लस बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम BOBP डैश इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस बॉडी ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है, ठीक है। किसको लॉन्च किया? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के दौरान क्या मिलेगा? मैंने बताया 1 मिलियन तक की इनको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे। 6 से 12 मंथ तक की क्या मिलेगी? इनको लैब्स को यूज करने का मौका मिलेगा। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स आते हैं। कंट्री को हम क्लॉकवाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिम्स्टेक का मेंबर है। इंडिया से अगर मैं क्लॉक बनानी स्टार्ट करूं क्लॉकवाइज, सो इंडिया की नेबरिंग कंट्री होती है नेपाल। सो दूसरी कंट्री होगी नेपाल। नेपाल के उधर आएगी भूटान। भूटान के नीचे आ जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के उस तरफ म्यांमार। म्यांमार के उस तरफ आ जाती है थाईलैंड। थाईलैंड से इस तरफ आ जाती है सर्कल बनाते हुए श्रीलंका, ठीक है। सो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये पूरा ऐसे सर्कल बन गया। ये सारी की सारी आती है बिम्स्टेक के अंदर। और बिम्स्टेक और इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ऑप्शन में याद रखना कि अगर आपको बिम्स्टेक सेक्रेटरीट दे देंगे ना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ग्रेट। इसी के चाल चलते हैं आगे और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है। पब्लिश करी है ये किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। अब ये जो कब एस्टैब्लिश हुआ था इसको तो हम पढ़ेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि इस जो बॉडी है ना, इस बॉडी का नाम याद रखना, राइट। अब बॉडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। इस बॉडी ने क्या किया है? इस रिपोर्ट को किया है पब्लिश। और साथ के साथ इस की फाइंडिंग्स क्या आई है? की फाइंडिंग्स में आया है कि ग्लोबली 12% बच्चे कौन से? वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। ग्लोबली 12% बच्चे और इंडिया के 40% बच्चे क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं किससे? चाइल्ड फूड पॉवर्टी से, ठीक है। सो जिसको बोलते हैं CFP। सो CFP क्या है? यूनिसेफ ने डिफाइन कर दिया इसी रिपोर्ट के अंदर। यूनिसेफ कह रहा है कि जो CFP है, जो कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनको एक हेल्दी फूड नहीं मिल रहा। हेल्दी का मतलब एक न्यूट्रिशन फुल फूड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? इससे सफर कर रहे हैं। पहली बात ये, इसको याद रख लीजिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूनिसेफ ने बोला है कि इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर। इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर जो डिपेंड करता है CFP पे। इसका मतलब क्या है? इसने बोला कि जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो गरीब घर से बिलोंग करे, जरूरी नहीं है वो बच्चे जो पुअर हाउस होल्ड के हों उन्हीं को वही सफर कर रहे हैं CFP से, क्योंकि CFP उनको भी हो सकता है जो बच्चे पुअर नहीं हैं। अब इसका कारण क्या है? ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। यहां पे इसने बोल दिया कि यार जरूरी नहीं है कि जिन बंदों पे पैसे नहीं है ना सिर्फ उन्हीं के बच्चे सफर कर रहे हैं। जिन बंदों पे पैसे हैं उनके बच्चे भी सफर करते हैं इससे। क्यों? क्योंकि चाइल्ड फूड पॉवर्टी इससे ज्यादा और फैक्टर्स पे भी काम करता है। कौन कौन से फैक्टर पे काम करता है? सबसे पहला फैक्टर है इनइक्वालिटी, ग्रोइंग इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट क्राइसिस। कैसे? किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो वहां के कितने भी अमीर बच्चे क्यों ना लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो भी सफर करेंगे वॉर से, क्योंकि वॉर इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से भी क्या करेंगे? बच्चे सफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बोला गया है कि बच्चे अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। बच्चे ऐसा खाना अगर बच्चे खा रहे हैं कि वो खाना उनको हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा, सो आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप भी क्या करोगे? सफर करोगे इस डिजीज से, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट बना दिया ओवर अबंडेंस ऑफ अनहेल्दी फूड इन द मार्केट। थर्ड बता दिया फूड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब फूड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हो गया? हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, कि ये एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज करेंगे ना उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने हाल ही की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ये स्टेप क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं कि भाई ये खा लो, ये आपके लिए हेल्दी है। ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्दी क्या पता ना भी हो, ठीक है। सो ऐसी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है उससे भी क्या कर रहे हैं? बच्चे सफर कर रहे हैं। सो ये मल्टीपल कारण है।
बात सबसे ज्यादा फोकस किसने किया है रिपोर्ट पे? चाइल्ड फूड पॉवर्टी पे। चाइल्ड फूड पॉवर्टी क्या होती है आपको पता लग गया, बट मैं कहूंगा आप इस रिपोर्ट का नाम याद रख लेना कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी? यूनिसेफ में। उसके बाद चलते हैं इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये बॉडी एक्स्टैब्लिश करी गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी है। इस बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये भी अभी न्यूज में थी, हमने अभी पढ़ा था एजेंडा के अंदर। अब ये बॉडी को एक्स्टैब्लिश किया गया था, द मेन एम था इस बॉडी को एक्स्टैब्लिश करने का वर्ल्ड वार 2 के बाद। जब वर्ल्ड वार हो गई थी तो देखा गया कि चिल्ड्रंस और वुमेन्स बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, ठीक है। वो सफर ना करें आगे जाके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बॉडी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। हालांकि इसको 1953 के अंदर परमानेंटली क्या बना लिया गया था? यूएन बॉडी एक परमानेंटली इसको क्या दे दिया था? परमानेंट पार्ट बना लिया गया था यूएन सिस्टम का, बट वो बनाया था 1953 में। स्टार्टिंग इसकी एस्टैब्लिशमेंट क्यों की गई थी? सॉरी, क्योंकि चाइल्ड और वुमेन क्या करती है, सफर कर रही थी किस टाइम पे? उसके वर्ल्ड वार 2 के दौरान। तो इसलिए इसकी क्या की गई थी? एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। किसने की थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अब देख लेते हैं आगे और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब ये बॉडी ने इलेक्ट किए हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, यूएन बॉडी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन कौन से पूरी यूएन की जो पूरी ब्रांच है उसको तो हम पढ़ेंगे, बट पहले एक बात देख लीजिए कि एक होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहां पे सारी कंट्री के मेंबर्स अराउंड जो 193 इंपोर्टेंट कंट्रीज है ना जो एस्टैब्लिश है, सब यहां पे आके एक साथ बैठती हैं, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास ये पावर है कि वही इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है? नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए हैं। किसके लिए इलेक्ट किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 15 में से 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। और ये परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर्स है यूएसए, यूके, फ्रांस, साथ के साथ में रशिया और चाइना। अब यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये तो हैं 5 परमानेंट मेंबर्स। अब 15 में से 5 मेंबर तो हो गए और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब 10 में से ज्यादातर 5 बंदों को ही क्या दी जाती है? सीट दी जाती है। और जो ये 5 को नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इनको कौन इलेक्ट करता है? अगेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आई होप ये पैटर्न आपको समझ आ गया। अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो देख लेते हैं कि अभी कौन सी वो 5 कंट्रीज है जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है, ठीक है। अब उनका नाम क्या है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। याद कैसे रखोगे यार? क्योंकि 5 कंट्रीज होगी। अब जैसे कि मैंने नोमोनिक्स बताया था, आरसीबी मुजक वाला किसके लिए बताया था? तंजानिया के लिए। ऐसे यहां पे भी मैं एक आपको बता देता हूं, यहां का नोमोनिक्स आसान है। आपको पता है डीएसपी क्या होता है? डीएसपी सबको पता है क्या होता है? डीएसपी अगर किसी की पोस्ट डीएसपी किया तो उसको सब जी करके बुलाएंगे, हाँ जी डीएसपी जी, ठीक है। सो डीएसपी जी लगा लो। अब इसको देख लो, डी से हो गया डेनमार्क, एस से हो गया सोमालिया, पी से हो गया मेरा पनामा। डीएसपी के पास पावर बहुत ज्यादा होती है, पावर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो पनामा भी हो गया और पाकिस्तान भी हो गया, और जी से हमारे पास क्या हो गया? ग्रीस हो गया। सो यहां से आपकी 5 कंट्रीज होगी, बिल्कुल ही क्या सिलेक्ट हो। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किसको सिलेक्ट किया? डीएसपी जी को सिलेक्ट किया। अब डीएसपी जी का मतलब क्या हो गया? डेनमार्क हो चुकी है आपके पास, क्या हो चुकी है? सोमालिया हो चुकी है आपके पास, पनामा हो चुकी है, पाकिस्तान हो चुकी है और हो चुकी है ग्रीस। ये हो चुका डन। अब इन कंट्रीज को जो टेन्योर मिला है ना वो 2 साल का मिला है। हर 2 साल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती, बट वीटो पावर किसके पास होती है? 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसको इलेक्ट किया गया है। अब देख लेते हैं हम ये। अब अगर मैं यूएन बॉडी की बात करूं, सो यूएन बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 6 सो 6 ऐसी बॉडीज हैं
जो यूएन की क्या है, जान है। तो यूएसए की जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसकी क्या है, ये कोर है, जान है। सो ये 6 बॉडीज आपको पता होना जरूरी है, और यहीं से मैं आपको आज का क्वेश्चन दूंगा, और इस सेशन को करते हैं फिर एंड, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके बारे में बता चुका हूं, एक लोती ऐसी बॉडी जहां पे सारे के सारे मेंबर्स क्या करते हैं, बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, ठीक है। वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी दूसरा हो गया। अब यहां पे क्या होती है, सिक्योरिटी काउंसिल, यहां पे 15 मेंबर्स होते हैं, इसने इसी के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है हमारे पास तीसरा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ हमारे पास आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और सिक्स्थ हमारे पास कौन सा आ जाता है, सेक्रेटरीट। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। अब ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जितने भी आप बॉडी देख रहे हो, ये सारी की सारी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आते हैं कहां पे, न्यूयॉर्क में, सिवाय एक बॉडी को छोड़ के। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। एक बॉडी ऐसी है, बॉडी मैं बताऊंगा, हेडक्वार्टर आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। सो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, जो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक लौती ऐसी यूएन की ये बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, यहां तक कि यूएसए में भी नहीं है। सो आपका क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि हेडक्वार्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। सो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। एग्जाम ऑप्शन में दे देता हूं आपको, बहुत ही हिंट दे देता हूं मैं आपको कि इसका हेडक्वार्टर वहां पे है जिस कंट्री का नाम एन से स्टार्ट होता है, जिस कंट्री का नाम एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहीं से पे करते हैं आज का सेशन खत्म। कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। कल क्वेश्चंस को थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की पावर को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करते हैं सेशन को एंड, कल मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं दोबारा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।